जो उल्टा है क्या? हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। Good morning, sir. Good morning, sir. ओके, Good morning, sir. उसको बुलाएं तो सेलिब्रिटी हो गया। तो हम लोग पिछले क्लास बैक बॉन्डिंग देख रहा था, बैक बॉन्डिंग। इसमें से ये चीज बैक बॉन्डिंग क्या होता है ये देख लिया था। कहाँ पर बैक बॉन्डिंग हम लोग देखना कैसे, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ बैक बॉन्डिंग, ये भी ओवर हो गया था। एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कराया था कि लुईस एसिड कैरेक्टर, अगर आपको याद हो तो लुईस एसिड कैरेक्टर देखना सिखाया था आपको कि BF3, BCl3, BBr3 और BI3, मतलब सबसे ज्यादा लुईस एसिड कैरेक्टर किसमें होगा ये बता चुका था। ये ऑर्डर कभी नहीं देना है, ये गलत ऑर्डर है। सही ऑर्डर क्या होगा, ये दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, मतलब BI3 में लुईस एसिड कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस बोरॉन, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग लिस्ट होगा, इसमें बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम होगा। इसमें अगर बैक बॉन्डिंग लिस्ट होगा तो इस बोरॉन को इलेक्ट्रॉन, इस बोरॉन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इसका लुईस एसिड कैरेक्टर जैसा बिहेव करने का टेंडेंसी मैक्सिमम होगा। ये चीज ध्यान रखना। आप कभी भी ये ऑर्डर मत लिखना, ये गलत होगा। जनरल टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर हम लोग देख लेते हैं, बट इसमें लुईस एसिड कैरेक्टर्स आपको बैक बॉन्डिंग से निकालना है। ओके, ये इतना हो गया था। उसके बाद थोड़ा एक और डिस्कस करते हैं, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर के लिए जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी देखते हैं, बट इस क्वेश्चंस में ये जो पूछते हैं ना, ज्यादातर पूछा जाते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें गलती करोगे इसलिए बताया गया, समझा। बाकी के लिए बताएंगे ना, बाकी के लिए आयनिक इक्विलिब्रियम बाकी है, उसमें हम लुईस एसिड, लुईस बेस पर डिटेल चर्चा करेंगे, समझा। हाँ, एक चीज और देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा करते हैं। सेकेंड वन, विच वन इज प्लेनर? NCH होल 3 या इन दोनों में प्लेनर कौन है, ये अक्सर कुछ क्वेश्चन पूछा करते हैं। देखो, जनरल टेंडेंसी देखा जाए तो क्या बोलोगे बताओ, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाओगे, ये मिथाइल ग्रुप है, CH3 इज मिथाइल ग्रुप। क्या इसका बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। और क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, पिरामिडल बोलोगे, एक लोन पेयर है बोलोगे ना। इसी तरह जैसे हम इसका sp3 हाइब्रिडाइज पिरामिडल, यहां पर भी ऐसा ही सोचोगे आप, यहां पर भी इस तरह ही सोचोगे।
बट यहां पर अगर इस तरह सोचे तो गड़बड़ हो गया। अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 बोल दिया और पिरामिडल बोल दिया तो आप गलत हो। इसमें ऐसा कभी नहीं करना है। ये जो NSSiH3 है, ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल्स है। क्यों प्लेनर मॉलिक्यूल्स है, इसी को समझना है। अच्छा बताओ, इसमें क्या, इसमें बैक बॉन्डिंग होगा? इज देयर एनी कंडीशंस ऑफ बैक बॉन्डिंग इन दिस? नहीं। देखो, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है कि हाँ इसके पास लोन पेयर है। क्या इस कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है? नहीं है। तो यहां पर बैक बॉन्डिंग का तो पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग का जो भी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बट यहां पर थोड़ा देखो, यहां पर देखने की कोशिश करो तो देखो, इसके पास लोन पेयर है। क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है? ये बताया हो ना कि थर्ड और सिलिकॉन थर्ड और हायर पीरियड का एलिमेंट है। यहां देख सकते हो सिलिकॉन कहाँ है, देखो यहां पर थर्ड एंड हायर पीरियड का एलिमेंट है। इसके पास क्या होगा? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होगा। सिलिकॉन के पास क्या? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, इसके पास लोन पेयर है, इन दोनों में से एक एलिमेंट सेकेंड पीरियड का है और ये सेकेंड या थर्ड पीरियड का है, ये भी थर्ड पीरियड का है, तो क्या यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगा? हाँ होगा। बैक बॉन्डिंग के लिए ये क्या होता है, ये मॉलिक्यूल जो होता है प्लेनर हो जाता है। क्या समझा? इसमें बैक बॉन्डिंग होता है, इसलिए ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है, प्लेनर हो जाता है, ताकि उसमें ओवरलैपिंग अच्छी तरह से हो। तो ये इसका करेक्ट ज्योमेट्री जो होता है इस तरह होता है, देखिए ऐसे समझ। देखो, सबसे ये ऐसा नहीं है कि एक ही के साथ बैक बॉन्डिंग करेगा, हर एक के साथ, इसके साथ भी बैक बॉन्डिंग करेगा, इसके साथ भी बैक बॉन्डिंग थोड़ा एक्सटेंड करेगा, यहां पर भी होगा बैक बॉन्डिंग। इसलिए ये मॉलिक्यूल जो ओवरऑल क्या हो जाता है, प्लेनर हो जाता है। बैक बॉन्डिंग के लिए ये जो NiSH3 जो है, ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल्स है। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ना कि sp3। तो ये सब बातें ध्यान रखना है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। sp2 के साथ साथ ये प्लेनर होगा, ना कि ये नॉन प्लेनर। ये एक नॉन प्लेनर है, एक प्लेन में लाई नहीं करेगा, हर एक एटम एक प्लेन में लाई नहीं करेगा। बट ये जो है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग दिस मॉलिक्यूल्स इज ए प्लेनर। प्लेनर होने से क्या होगा, बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट बढ़ जाएगा, इसलिए ये मॉलिक्यूल्स प्लेनर हो जा रहा है। तो इसमें आप ये रीजन भी लिख लें, लिखा देता हूं। सर इमेज क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। और सबका यही प्रॉब्लम है? ये सर। अच्छा, हाँ सर। रुक जा रुक जा। नेट का लग रहा है इशू है, नेट का लग रहा है इशू। कहाँ गए हो? हाँ हाँ अभी।
हो गया सर। अब क्लियरली दिखाई दे रहा है? सर कभी कभी क्लियर दिखाई दे रहा है, कभी ब्लर इमेज आने लग रहा है। अच्छा, सबका यही प्रॉब्लम है सर कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिएगा, अच्छा क्योंकि सर बड़ा। छोटा की वीडियो वजह तो से जूम जूम नहीं नहीं हो पा होता है। रहा है। हाँ सर, जूम नहीं होता ना इस ऐप पे, इसीलिए थोड़ा ब्लर दिखता है। अच्छा अच्छा, ठीक करो, मैं मतलब ना ट्राई करूंगा और बड़ा लिखने का। ओके सर। ठीक है, चलो ये इतना तक तो काम चलेगा, इसको फिर से बना दूं? नो सर, हो गया। अच्छा चलो ओके, यहाँ पर रीजन लिख लो, रीजन रीजन लिख लो। एन एस आई एच होल 3 इज प्लेनर, प्लेनर प्लेनर ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग formed between नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ फिर से, ये NiSiH3 होल 3 is planar due to back bonding formed between nitrogen and silicon, नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन। चलो इतना ध्यान रखोगे, हो गया। ये बता दिया ये प्लेनर क्यों है, लॉजिक भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे हम इंपॉर्टेंट ये बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, इतना ही ध्यान रखना। बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होगा, तो वहां पर मैं फिर से नहीं बताऊंगा, ये सब चीजें वहां पर ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं एक नया टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक लिखो आप, दैट वन इज डायपोल। डायपोल मोमेंट, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से समझो, ये फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे डायपोल मोमेंट। तो यहां पर क्या होता है, पहले सबसे पहले ये समझो कि डायपोल होता क्या है। डायपोल होता क्या है, इसका पहले डेफिनेशन लिखो, आप लिखो। इफ 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 टू इक्वल एंड अपोजिट, if two equal and opposite charges, if two equal and opposite charges, if two equal and opposite charges are placed very close to each other, close to each other, are placed very close to each other, then this arrangement will develop a dipole, a dipole। पहले लिख लो, मैं समझाऊंगा इसको। चलो देखो यहां समझो, अब यहां पर देखो बोला है कि इफ टू इक्वल एंड अपोजिट, देखो डायपोल के लिए, ये डायपोल सिस्टम के लिए जरूरी है क्या, टू इक्वल अपोजिट चार्ज रहना चाहिए। मान लो कि इसका चार्ज है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, इन दोनों पर देखो, इन दोनों पर मैग्नीट्यूड बाय चार्ज सेम रहना चाहिए। क्या मैं बोलना चाहता हूं, अगर इसके ऊपर x कूलम चार्ज है, x कूलम चार्ज है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए, -x कूलम। मतलब इन दोनों पर इक्वल अपोजिट चार्ज रहना चाहिए, इन दोनों पर क्या, इक्वल अपोजिट चार्ज रहना चाहिए। तो क्या होगा,
तो क्या होगा, ये एक डायपोल सिस्टम जनरेट करेगा। अगर दो इक्वल अपोजिट चार्ज सर्टेन डिस्टेंस पर रख दोगे तो इट विल डेवलप क्या, एक डायपोल। जैसे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम आपको एग्जांपल देना चाहते हैं, जैसे देखो यहां पर एग्जांपल है HF। आपको पता है ये जो HF बॉन्ड है, इट इज फॉर्म बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस कोवेलेंट बॉन्ड, बट फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या होगा, ये अपना शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा फ्लोरीन। तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जितना डेल्टा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप होगा उतना ही डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप होगा। अगर ये बीच में रहता तो इन दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज डेवलप होता, 0-0 रहता। बट एज ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ मूव कर गया है, इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल गया है, जितना इसको ज्यादा मिला है उतना ही इसको कम मिला है, तो इन दोनों पर मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। तो ये क्या है, ये एक डायपोल सिस्टम है, समझ रहे हो ना। ये क्या है, एक HF एक डायपोल सिस्टम है, ये एक डायपोल का एग्जांपल हो गया। तो ये डायपोल क्या होता है ये समझ में आ गया आपको। डायपोल में Yes, sir. टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन इट विल डेवलप ए डायपोल। और भी बहुत सारा एग्जांपल है, धीरे धीरे दूंगा। तो अभी नेक्स्ट हम लोग को समझना है कि ये डायपोल मोमेंट होता क्या है। डायपोल मोमेंट फिजिक्स में ये डिटेल्स पढ़ते हो, डायपोल, डायपोल सिस्टम वगैरह वगैरह। अभी हम थोड़ा सा बता रहा हूं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो डायपोल मोमेंट का ध्यान रखना, इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट वन इज, याद होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इन दोनों के ऊपर चार्ज कितना है उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन एटम, डिस्टेंस बिटवीन एटम। ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो गया, ध्यान रखना। मतलब ये डायपोल मोमेंट जो है ये चार्ज का मैग्नीट्यूड पर तो डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ डिस्टेंस, इन दोनों एटम के बीच, इन दोनों चार्ज के बीच कितना डिस्टेंस है इस पर भी डिपेंड करता है। चलो, तो अब इसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिट क्या होता है। यूनिट, एक यूनिट आप जानते होंगे, इसका मेन यूनिट क्या होता है, डेबय होता है, डेबय बोला जाता है इसको। डी से हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से, डेबय। एक और यूनिट होता है, दैट वन इज, अगर चार्ज का यूनिट जानते हैं तो कूलम्स होता है। और डिस्टेंस मतलब क्या, मीटर, कूलम्स मीटर, ये इसका एसआई यूनिट है। इसका और एक यूनिट होता है, दैट वन इज, चार्ज का एक और यूनिट होता है, दैट वन इज ESU, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। दिस इज द यूनिट ऑफ चार्ज। और इसका ये डिस्टेंस का यूनिट 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है। ये इसका CGS यूनिट है, CGS यूनिट। एक चीज और बच्चे ध्यान रखना, ये रिलेशंस बार बार यूज होता है, 1 डेबय इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, ये ज्यादातर यूज होगा। एक और रिलेशन याद रखना आप, 1 डेबय इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम्स मीटर, ये रिलेशन ध्यान रखना है। नोट में पहले एक पॉइंट लिखो, तो पहला पॉइंट लिखो, लिखो पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड दैट इज
पोलर बॉन्ड किसको बोलेंगे? जब दोनों के बीच, दोनों एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। पोलर बॉन्ड क्या? बॉन्ड हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। पोलर बॉन्ड will always develop a dipole। वो क्या करेगा? हमेशा एक डायपोल सिस्टम डेवलप करेगा। जैसे मैं क्या बोलना चाहता हूं, देखो बच्चे एग्जाम्पल में देखो, जैसे HCl एक डायपोल सिस्टम है, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या है बच्चे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना। तो ये एक मेरे लिए डायपोल सिस्टम्स है। ये एक पोलर बॉन्ड है। ये क्या है? ये एक पोलर बॉन्ड है। क्यों पोलर बॉन्ड है? क्योंकि इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो ये एक मेरे लिए डायपोल सिस्टम हो गया। इसी तरह और भी एग्जांपल है, देखो कार्बन हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। तो ये एक मेरे लिए क्या है? पोलर बॉन्ड है। ये एक डायपोल सिस्टम है। इसी तरह और एक एग्जांपल ले लेता हूं, देखो नाइट्रोजन क्लोरीन। हाँ देखो, अगर आपको याद हो तो मैं बताया था कि नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है। इसका भी 3 मान लेते हैं, इसका भी 3 मान लेते हैं, बट नाइट्रोजन का छोटा साइज होने की वजह से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा ज्यादा होता है क्लोरीन से। तो ये भी क्या है? ये भी मेरे लिए एक डायपोल सिस्टम है। क्या मैं बोला? फिर से बोल रहा हूं, देखो नाइट्रोजन क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं सेम लिखाया था, अगर वैल्यू याद हो किसी को तो। इसका भी 3 बोला था, इसका भी 3 बोला था, बट नाइट्रोजन का छोटा साइज होने की वजह से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो ये भी क्या है? एक डायपोल सिस्टम है मेरे लिए। और भी एग्जांपल दूं, जैसे फॉस्फोरस हाइड्रोजन पीएच, अगर याद हो आपको तो इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं सेम बताया था, पहलवान। बट फोस्फोरस का प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा ज्यादा होता है, किससे? हाइड्रोजन से। इसलिए ये भी मेरे लिए एक डायपोल सिस्टम है। क्या ये बताओ, ये एक डायपोल सिस्टम है? नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? 0 है। ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर बॉन्ड बोल देता हूं चलो। ये बॉन्ड जो देख रहे हो ना, ये नॉन पोलर है, क्योंकि इसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। तो ये मेरे लिए क्या है? एक डायपोल सिस्टम नहीं है। तो ये पॉइंट का मतलब आप समझ में आ गया होगा। एक पोलर बॉन्ड क्या? जिसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, वो पोलर बॉन्ड हमेशा एक डायपोल सिस्टम जनरेट करेगा। आगे बढ़ते हैं, नोट नंबर 2 लिखो। नोट नंबर 2 लिखना, डायपोल मोमेंट म्यू इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो पता है वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड its direction is from less electronegative atom to more electronegative atom। क्या बोलना चाह रहा हूं ये समझे? जैसे देखो ये HF ही है, HF। तो हम जानते हैं ये जो डायपोल मोमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी बोलने का मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शंस भी होगा। तो इसका डायरेक्शन कैसे पॉइंट करना है? इसका डायरेक्शन हम जानते हैं, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये आप इस तरह डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का इस तरह डायरेक्शन लगाओगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ।
यही चीज लिखा गया है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल, जैसे देखो यहाँ पर, जैसे ये NCl ही रहता तो हम जानते हैं नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे लगाऊंगा। जैसे अभी थोड़ा बताया था पीएच का, तो हम जानते हैं फॉस्फोरस थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे लगाऊंगा। तो आप ये ध्यान रखना है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। एक चीज और ध्यान रखना बच्चे, अगर मान लो कि ये एक एटम है, चलो ऐसे देखो, जैसे अमोनिया है, ये अमोनिया, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा कुछ, देखो तो देखो यहां पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे लगाओगे आप, यहां पर ऐसे लगाओगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, ये जो लोन पेयर का भी अपना एक डायपोल मोमेंट होता है, उसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होता है कुछ। ये लोन पेयर का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये क्या बोल दिया, म्यू ऑफ लोन पेयर। ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, तो इसको क्या बोल दिया, म्यू ऑफ बॉन्ड पेयर। ये म्यू ऑफ बॉन्ड पेयर, ये भी म्यू ऑफ बॉन्ड पेयर, ये भी म्यू ऑफ बॉन्ड पेयर, ये म्यू ऑफ लोन पेयर। ये चीज ध्यान रखना बच्चे, क्या चीज, म्यू ऑफ, ये डायपोल मोमेंट लोन पेयर का हमेशा ज्यादा होता है किससे, बॉन्ड पेयर से। ये चीज ध्यान रखना है, लोन पेयर का डायपोल मोमेंट हमेशा बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर आएंगे। नेक्स्ट नोट नंबर 3, लिखो कंडीशन ऑफ पोलैरिटी, कंडीशन ऑफ पोलैरिटी। अगर आपको डायपोल मोमेंट का नॉलेज है, अगर आपको डायपोल मोमेंट निकालना आता है, तो आप बता सकते हो कि एक मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो ये क्या, ये ध्यान रखना कि इसमें पहला, अगर आपका म्यू नेट 0 आ रहा है तो मॉलिक्यूल जो होगा आपका नॉन पोलर होगा। क्या, देन मॉलिक्यूल्स विल बी नॉन पोलर। अगर आपका म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 है, मॉलिक्यूल्स क्या होगा, मॉलिक्यूल्स विल बी पोलर। नोट नंबर 4 लिख लो। ये तो पता है ना, दो वेक्टर का, अगर दो वेक्टर के बीच एंगल अगर थीटा है तो हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ये पता है। मैं ये बोलना चाहता हूं 4 नंबर में, देखिए ये चीज, क्या, अगर मान लो कि दो वेक्टर है, अगर ये इसका μ1 और इसका जो ये डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट μ2 और इसके बीच एंगल थीटा, तो आपको क्या, ये जो रिजल्टेंट होगा, ये जो रिजल्टेंट होगा कुछ ऐसा होगा, फिजिक्स में पढ़ते होगे, बेसिक चीजें हैं ये सब, ऐसा ही होगा, म्यू नेट ऐसा ही होगा ना, इन दोनों का रिजल्टेंट। ये कैसे निकालते हैं, हाँ म्यू नेट कैसे निकालते हैं, दैट वन इज μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। बेसिक चीजें। इसी में एक चीज ध्यान रखना, थीटा का वैल्यू जितना छोटा होगा म्यू रिजल्टेंट आपका उतना ही ज्यादा होगा। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं
क्योंकि हम जानते हैं कि cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 0 पर ये मैक्सिमम cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है, मिनिमम -1 हो सकता है। थोड़ा सा अगर फिजिक्स जानते होंगे, मैथ जानते होंगे, ये cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, cos थीटा, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और cos 180 डिग्री का कितना होता है, दैट वन इज -1 होता है। तो मैं ये बोल रहा हूं, इसी कॉन्सेप्ट, यहां से कॉन्सेप्ट निकाल रहा हूं केमिस्ट्री में। क्या चीज निकाल रहा हूं, थीटा का वैल्यू जितना कम होगा, म्यू रिजल्टेंट आपका कितना होगा, म्यू नेट आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना? तो ये चीज लिख लेना। अगर ऐसे लिख लो, अगर थीटा का वैल्यू कम होगा तो म्यू नेट क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। ये सभी छोटे छोटे चीजें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोगों को तो इतना याद नहीं होगा कि cos 30 का वैल्यू कितना होता है, 60 का वैल्यू कितना होता है, तो एटलीस्ट ये तो याद रखो। सर वो लोन पेयर का डायपोल मोमेंट n की तरफ ही आता था। लोन पेयर का डायपोल मोमेंट, सर वो डायरेक्शन n की तरफ होता हाँ, था। नहीं, ऐसा था बच्चे, ये हमेशा इस तरह डायरेक्टेड होता है। ओके सर। हमेशा लोन पेयर का डायरेक्शन उसी तरह होगा, हमेशा एटम से दूर जाएगा। हाँ, आगे देखो बच्चे क्या है, रुक जाओ। हाँ, यहाँ पर 2 केस बनाओ पहले। केस नंबर 1, नहीं आगे नोट अब खत्म हो गया, 3-4 नोट। केस नंबर फर्स्ट बनाओ। if the molecules contain no lone pair and all the surrounding atom is same, then mu net हमेशा 0 आने वाला है, and molecules will be नॉन पोलर। ये चीज ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, एक पहले देखो, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आता हो तो ऐसा होता है कुछ। दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। देखो, ये एक डायपोल है, इस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होगा बताओ, ऐसा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। इस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, देखो, अगर इसका मैग्नीट्यूड μ1 है तो इसका भी मैग्नीट्यूड तो μ1 ही होगा ना। जितना ये इधर खींचेगा उतना उधर खींचेगा वो। और ये एंगल भी आपको पता है कितना, 180 डिग्री। 180 डिग्री। हाँ, तो म्यू नेट बताओ क्या हो जाएगा, बताओ, ये 0 हो जाएगा। निकालो ना, फॉर्मूला लगाओगे, μ1² + μ2² + 2μ1 μ2 cos 180, तो क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। चलो, तो अभी हमें क्या बोला, देखो CO2 में इसके ऊपर एक भी लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम सेम है, म्यू नेट का वैल्यू क्या आया, 0 आया, और ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा। और भी एग्जांपल देता हूं, जैसे देखिए BCl2, इसका भी स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए आपको। ये ऐसा है, देखिए सेम फंडा, यहां पर भी म्यू नेट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा है कुछ, देखिए एक दूसरे को कैंसिल कर देगा।
जितना इधर ये खींच रहा है, इधर ही इतना खींच रहा है, तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। इसी तरह और एग्जांपल देखो, जैसे दूं आपको BF3, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे ऐसा कुछ होगा, देखो ट्रायगोनल प्लेनर, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शंस, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शंस, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शंस। तो देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना कुछ ऐसा होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरह, ये क्या करेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो? तो इसलिए म्यू नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और मैं बोला भी हूं, अगर सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम सेम है, इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, म्यू नेट हमेशा जीरो आएगा। और ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ये आप फिजिक्स से कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ये कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि ये एंगल कितना है, 120 डिग्री है। तो आप रिजल्टेंट निकालो, ये रिजल्टेंट देखोगे इससे कैंसिल हो जाएगा, आप निकाल सकते हो, आएगा ये म्यू नेट हमेशा जीरो आएगा। और फिजिक्स में हमको लगता है इस तरह का आप कैलकुलेशन तो करते हो, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शंस वगैरह वगैरह। चलो इसी तरह और एग्जांपल दूं, मीथेन में, ये मीथेन भी आपका कैसा है, ये एक नॉन पोलर, आप ज्यादा नहीं बनाऊंगा इसको, ये सिंपली मैं बनाकर दिखा देता हूं, बट आपको समझना पड़ेगा ये हमेशा क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। इन सब का रिजल्टेंट जो होगा ना एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। इन सब का, इन तीनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए म्यू नेट क्या आ गया, जीरो आ गया। जीरो आ गया मतलब नॉन पोलर। इसी तरह और एग्जांपल दे दे रहा हूं, PCl5, ये भी सेंट्रल एटम के ऊपर एक भी लोन पेयर नहीं, सराउंडिंग एटम सेम, मतलब क्या, म्यू नेट जीरो। और ये क्या है, नॉन पोलर। इसका स्ट्रक्चर भी बनाने बताया था, ऐसा देखो, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है और ये आपका एक्सियल बॉन्ड है। तो ये सब क्या करेगा, ये सब एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा। ये तो इस तरह का ट्रायगोनल प्लेनर है, और ऊपर वाला नीचे वाला भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसलिए म्यू नेट क्या आया, जीरो आया, और ये नॉन पोलर है। इसी तरह और एग्जांपल देखो, SF6, SF6 में भी सेम सिनारियो, सेंट्रल एटम के ऊपर एक भी लोन पेयर नहीं, सराउंडिंग एटम सेम, म्यू नेट जीरो होने वाला है, और साथ ही साथ क्या, ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है। इसी तरह और एग्जांपल दे रहा हूं, चलो ये तो बहुत एग्जांपल हो गया। दूसरा केस लिखना, केस 2। if the molecules contain, if the molecule contain lone pair, if the molecules contain lone pair and and the surrounding atom is same, and the surrounding atom is same, then म्यू नेट जो आने वाला है नॉट इक्वल टू जीरो। अगर नॉट इक्वल टू जीरो तो ये क्या होगा, प्लेनर होगा, सॉरी पोलर, नॉन पोलर, पोलर, ये पोलर होगा, क्योंकि म्यू नेट का वैल्यू इक्वल टू जीरो आता है तो नॉन पोलर, और इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो पोलर होता है, मॉलिक्यूल्स आपका पोलर होगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, अमोनिया वाला,
यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये म्यू नेट इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये नॉन पोलर होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक लोन पेयर है। और हम आपको लोन पेयर का डायरेक्शन बता चुका हूं, ये ऐसा होता है, हमेशा एटम से दूर जाएगा, और ये इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, इसका भी डायरेक्शन ऐसा होगा। तो देखो इन तीनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा, ये भी ये देखो ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो जो रिजल्टेंट होने वाला है कुछ ऊपर ही चला जाएगा, ये म्यू नेट हो जाएगा। इन तीनों का रिजल्टेंट ऐसा, ये इसका देखो ये म्यू नेट, ये लोन पेयर का डायरेक्शन इस तरह है, ऊपर है, तो म्यू नेट क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ और ज्यादा हो जाएगा एक ही डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, ये एक पोलर कंपाउंड है। इसी तरह वाटर का ध्यान रखना, वाटर भी क्या है, एक पोलर कंपाउंड है। कैसे, इसके ऊपर दो दो लोन पेयर है। ये लोन पेयर का डायरेक्शन, ये भी लोन पेयर का डायरेक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा, म्यू रिजल्टेंट तो और ऐसा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मुझसे गलती हुआ, क्या चीज, ये जो लिखे थे ना नोट, केस 2, लोन पेयर एंड सराउंडिंग एटम इज सेम, देन यहाँ पर चेंज करना थोड़ा, म्यू नेट मे बी, मे और मे नोट बी 0। ये हमेशा नहीं बोल सकते बच्चे कि इसका म्यू नेट हमेशा नोट इक्वल टू 0 होगा, ये बोलना गलत होगा। जैसे कुछ एग्जांपल अभी दे रहा हूं, आपके सामने पेश कर रहा हूं। हाँ, ये पहला वाला में ठीक है, अगर सेंट्रल एटम सेम, सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम सेम है, इसका म्यू नेट 0 होगा और ये हमेशा नॉन पोलर होगा। बट ये वाला बोलना, ये जो हम लिख दिया ना, ये 100% ट्रू नहीं है। जैसे अभी तक तो लग रहा है कि ट्रू है आपका, बट कुछ और एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, जहां पर देखोगे उसके ऊपर लोन पेयर होगा, बट उसका म्यू नेट क्या होगा, म्यू नेट 0 होगा। जैसे देखो कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे XCF4, यहां पर देखो इसमें लोन पेयर होगा, बट ये जो कंपाउंड है ओवरऑल इसका म्यू नेट जो है 0 है, और ये अगर म्यू नेट 0 हो गया तो ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है। फिर देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाओगे, इसके ऊपर कितना लोन पेयर होगा बताओ, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर होगा। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा ही होगा ना। इसका क्या, आप कोई मुझे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताएगा इसका, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड? स्क्वायर बाय पिरामिडल नहीं, सर ऑक्टाहेड्रल। अच्छा ऑक्टाहेड्रल नहीं, मैं इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री नहीं पूछ रहा हूँ। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री मतलब लोन पेयर को छोड़कर, ये एक स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल है, स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल्स है। तो देखो, तो ये देखो इसका रिजल्टेंट ऐसा, हाँ ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन रिजल्टेंट ऐसा कुछ हो जाएगा, इन दोनों का भी रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, ये रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट क्या किया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। लोन पेयर भी देखो, ये लोन पेयर प्लेन से बाहर, ये लोन पेयर प्लेन से अंदर, ये दोनों भी क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा।
तो क्या आ जाएगा, म्यू नेट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ देखो इसके ऊपर लोन पेयर भी था बट म्यू नेट कैसा आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया क्या मतलब, नॉन प्लेनर नॉन पोलर हो गया, इसलिए वहां पर मैं चेंज कराया, मे और मे नोट भी करवाया। जैसे और इसका एग्जांपल बताओ, BrX3 XCF2, इन दोनों को बनाओ आ रहा।